Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो आपका आज का लेक्चर है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग बताइए और इसकी डिफरेंट डेफिनेशन के थ्रू जो है आप मीनिंग को क्लियर करिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आप इसकी इतनी सारी थ्योरी आगे तक कर लेते हैं, ऑस्टिन की थ्योरी कर लेते हैं, आप रॉस्को पाउंड की कर लेते हैं, हेनरी की कर लेते हैं, लेकिन आप सारी थ्योरीज कर लेते हैं, फिर भी बच्चों को ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली में ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, हम इसमें क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं। आज आपको इसका मीनिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ज्यूरिस और दूसरा है आपका प्रूडेंस। ज्यूरिस का मीनिंग होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है आपका नॉलेज। अगर हम दोनों का मीनिंग मिला दें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग बैठता है नॉलेज ऑफ लॉ, कि किसी भी लॉ की नॉलेज होना ही आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है लॉ, कि लॉ किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि लॉ किसे कहते हैं तो सब लोग कहेंगे मैम लॉ तो हमें पता है, हम तो लॉ ही कर रहे हैं तो हमें सबको मीनिंग पता है लॉ। लेकिन जो लॉ आपको पता है वो कॉन्क्रीट लॉ होता है, क्योंकि आपका मीनिंग क्या होता है लॉ से, कि वो रूल्स और रेगुलेशन जो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, जो हमें मानने होते हैं, अगर हम उन्हें नहीं मानते तो उनके वायलेशन के लिए हमें पनिश भी किया जा सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग लॉ की ये नॉलेज होती है। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ लॉ, वो वहाँ पे इस लॉ की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है जो लॉ आप जानते हैं, उस लॉ के पीछे के प्रिंसिपल क्या हैं, जिन प्रिंसिपल पे ये लॉ बना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस किस लॉ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट लॉ की। एब्स्ट्रैक्ट लॉ का मतलब होता है वो प्रिंसिपल, वो जनरल प्रिंसिपल जिनके बेसिस पे कोई भी कानून बनता है। देखिए, आप बहुत सारे कानूनों को जानते होंगे, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ क्राइम है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ फैक्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है आपका। तो इतने सारे लॉ आपकी जो है नॉलेज में होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लॉ ऑफ क्राइम का। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो लॉ ऑफ क्राइम में आएगा। तो जब कोर्ट में केस आएगा तो जो जज है वो देखेगा कि इसकी मर्डर की जितने भी हमारे एसेंशियल थे वो इस मर्डर में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारे पास पूरा एविडेंस है कि उसने मर्डर किया है या नहीं है। अब उसके बेसिस पे हम इसे कल्प्रिट ठहरा सकते हैं या नहीं ठहरा सकते हैं, अब हमें इसे कितनी पनिशमेंट देनी है। तो अब ज्यूरिस्ट जिसे देख रहे हैं वो किसकी हेल्प ले रहे हैं, पूरी की पूरी लॉ ऑफ क्राइम की। ये इंस्टीट्यूट है जिसे लेजिस्लेशन ने पास किया है, जिसमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूरी डिटेल नॉलेज होती है। तो ये तो आपका लॉ ऑफ क्राइम है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इस लॉ को नहीं पढ़ रहे हैं कि मर्डर किसे कहते हैं, उसके एसेंशियल क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, हमें ये नहीं देखना है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। हमें देखना है ये जो लॉ ऑफ क्राइम बना है, ये जो डिटेल में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना है लॉ ऑफ क्राइम का, उसके पीछे का जनरल प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए उसके पीछे का जनरल प्रिंसिपल क्या है, कि अगर सोसाइटी में हमें उसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है, सिविलाइज सोसाइटी बनानी है, तो हमें सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स मानने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है, किसी को भी जो है मारना नहीं है। अगर मर जाता है तो उसका जो है पैनल एक्शन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ताकि उसे अपनी गलत डीड की पनिशमेंट मिले और दूसरे लोग भी जो है उससे सीखे कि हमें ये गलत काम नहीं करना है।
तो जो लॉ ऑफ क्राइम बना उसके पीछे ये प्रिंसिपल था कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है, अगर गलत काम करेंगे तो हमें कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा। तो ये तो हुआ जनरल प्रिंसिपल, और इस जनरल प्रिंसिपल के ऊपर फिर पूरा लॉ ऑफ क्राइम बनाया गया। तो जो हमने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा है तो उनकी स्टडी करना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि अगर कोई भी स्पाउस, आपका हस्बैंड वाइफ के ऊपर चाहे मेंटली अत्याचार करता है या फिजिकली करता है तो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये तो पूरा कानून बना हुआ है। अब इस कानून के पीछे क्या था प्रिंसिपल, ये कि लेडीज और जो मैन होते हैं, मेल फीमेल सब इक्वल है, सबको अपने अपने डिग्निटी से जीने का अधिकार है। अगर कोई मेल सिर्फ मेल होने की वजह से अपने को घर का मुखिया मानता है और इसकी वजह से अपनी वाइफ पे अत्याचार करता है, चाहे वो उसे अब्यूजिंग करें, क्योंकि अब्यूजिंग करने से मेंटल हैरेसमेंट होता है, या फिजिकली असॉल्ट करें, तो भी जो है उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल सकता है, क्योंकि उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। तो इसके पीछे प्रिंसिपल था कि अगर हमें फीमेल को सोसाइटी में इज्जत दिलानी है तो कोई भी उन पर अत्याचार नहीं करे। तो ये था बेसिक जनरल प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एक नया एक्ट आया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हम नॉलेज ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं उसका मतलब है बेसिक प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पूरा एक इंस्टीट्यूट बनता है, जिसे कि आप लॉ की फॉर्म में जानते हैं। तो ये था आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का जब मीनिंग के लिए आता है तो आपसे बहुत सारी डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मीनिंग ही नहीं बताना है बल्कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट की जो है डेफिनेशन भी बतानी है। तो आज आपको मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल से बताया है कि लॉ किसे कहते हैं और लॉ के पीछे के प्रिंसिपल किसे कहते हैं। जो लॉ को बनाने वाले प्रिंसिपल होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट लॉ कहलाता है, और जिन प्रिंसिपल पे पूरा एक डिटेल लॉ बनता है उसे हम कॉन्क्रीट लॉ कहते हैं। तो ये था आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज इक्वल टू नॉलेज ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस की ज्यूरिस्ट ने बहुत अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो हम जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं ग्रे की डेफिनेशन को, क्योंकि और भी जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने ग्रे की डेफिनेशन को ही अपने अपने अंदाज में आगे जाके जो है पेश किया। तो ग्रे कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, the statement and systematic arrangement of rules followed by the court and the principle involved in those rules। ग्रे का कहने का मतलब था ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है रूल्स का, जिन्हें कोर्ट जस्टिस देते हुए फॉलो करता है, और इन रूल्स के पीछे, इन रूल्स को बनाने के पीछे जो जनरल प्रिंसिपल इन्वॉल्व करते हैं उसी की स्टडी को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। पहले आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, फिर थोड़ी इस डेफिनेशन की आप एक्सप्लेनेशन देंगे। ग्रे ने कहा कि ये जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है या जो हमारे ये रूल्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग के सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को जो है रेगुलेट करते हैं। इनका जो लॉ का है हमारे इनर बिलीफ से कोई भी मीनिंग नहीं है, उनसे कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमारे बाहरी बिहेवियर को ही जो है रेगुलेट करते हैं। देखिए, इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो प्राचीन काल में जो थे लोग बागों को शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, तो उसी के आधार पे वो जंगल में जाके जो है शिकार किया करते थे। अब आप देखिए, एक राजा जो है शिकार के लिए निकलता है, वो एक नदी के किनारे जाता है और वहाँ पे उसे पता होता है कि शेर ही पानी पीने के लिए आते हैं और कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि शेरों का झुंड वहाँ लगा रहता है। अब वो जंगल में होता है तो उसे नदी में जो है शेर के किसी के पानी पीने की आवाज़ आती है, तो वो शब्द बेदी बाण चला के उस शेर को मारना चाहता है। जब वो बाण चलाता है तो वो किसी इंसान के लग जाता है। अब राजा की नीयत ये तो थी नहीं कि उसे किसी इंसान को मारना है, ना ही उसकी कोई इंटेंशन थी, और वो बहुत अच्छा राजा था, वो अपनी प्रजा की बड़ी सेवा करता था, लेकिन आज अनजाने में उसके शब्द बेदी बाण से एक इंसान की हत्या हो जाती है। तो ग्रे के अनुसार हमें यहाँ पे उस राजा की इनर बिलीफ से कोई मतलब नहीं है,
हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को कंडक्ट कर रहे हैं और उसका एक्सटर्नल बिहेवियर कहते हैं कि उसके हाथों से एक खून हुआ है तो उसे सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो ग्रे इस तरह से कहता है कि जो हमारा लॉ है वो सिर्फ हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को जो है रेगुलेट करता है, उसे इनर बिलीफ से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन बहुत अच्छे हमारे ज्यूरिस्ट हैं और इन्होंने कहा था ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इनको जो है मॉडर्न जो आपका एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका फादर भी माना जाता है। ये बेंथम के जो है शिष्य थे और इन्होंने अपने पॉजिटिव लॉ के ऊपर ही इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इट मीन्स हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिर्फ पॉजिटिव लॉ को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव लॉ से क्या मतलब है? जॉन ऑस्टिन ने कहा दो तरह के लॉ होते हैं, एक तो लॉ एज इट इज, एक लॉ इट ऑट टू बी। इसका मतलब है एक तो लॉ होता है कि जो आज की डेट में प्रेजेंट है, जो कि हमारे पॉलिटिकल सुपीरियर ने जिसे लागू कर दिया, और एक लॉ होता है ऑट टू बी कि इस लॉ को कैसे होना चाहिए था। तो जो लॉ एज इट इज होता है, जो लॉ आज की डेट में हमारे पे लागू है, उसी को पॉजिटिव लॉ कहते हैं। पॉजिटिव लॉ को उस लॉ की गुडनेस या बैडनेस से कोई मतलब नहीं होता। जो लॉ लागू हो गया वो लागू हो गया, वो अच्छा है, बुरा है, वो अनजस्ट है, वो सोसाइटी के मेंबर को हैरेश कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर पॉलिटिकल सुपीरियर ने कोई लॉ लागू कर दिया तो वो पॉजिटिव लॉ है। इसमें मॉरलिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये मॉरलिटी से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति जो है, एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उस पर पैसा, उनके घर में और कोई भी नहीं है, तो वो मेडिकल स्टोर से जाके अपनी माँ की दवाइयाँ चुरा के भागता है। अब मॉरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बच्चा बहुत छोटा है और सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को जो है मरता हुआ नहीं देख सकता। तो ह्यूमन फैक्टर से, मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें उसकी चोरी को चोरी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी इंटेंशन चोरी करने की नहीं थी, उसकी इंटेंशन अपनी माँ को बचाने की थी। लेकिन ऑस्टिन के हिसाब से हमारा लॉ क्या है कि अगर कोई भी चोरी करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उसके मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखता, ये सिर्फ उसके जो है, जो लागू है, जो एट प्रेजेंट लॉ है उसको देखता है। और एट प्रेजेंट का लॉ कहता है कि चोरी करना पाप है और इसकी सज़ा मिलेगी मिलेगी। तो इसीलिए उस 10 साल के बच्चे को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये था आपका पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप पहले पॉजिटिव लॉ इसकी डेफिनेशन देंगे, फिर बताएंगे पॉजिटिव लॉ क्या है, मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि ऑस्टिन के हिसाब से पॉजिटिव लॉ के एसेंशियल क्या क्या है। देखिए, उन्होंने कहा है इसके 4 एसेंशियल है: कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी। वो कहते हैं कि पॉजिटिव लॉ तभी माना जाएगा जब उनमें ये 4 एसेंशियल होते हैं। सबसे पहला है कमांड। देखिए, जो भी पॉलिटिकल सुपीरियर है या जिसे हम राजा बोलते हैं, एक राजा होता है और दूसरी उसकी प्रजा होती है। तो राजा जो भी ऑर्डर देता है, वो जो भी कानून पास करता है, वही जो है कमांड होना चाहिए। अगर किसी लॉ में कमांड नहीं है, वो लोगों के ऊपर ऑप्शनल है, चाहे वो फॉलो करें या नहीं करें, तो वो कमांड नहीं कहलाएगा। कमांड का मतलब होता है इट इज़ कंपलसरी, ये प्रजा को उसकी फॉलो करना ही पड़ेगा। तो किसी भी पॉजिटिव लॉ के लिए कमांड होना जरूरी है। नेक्स्ट है सैंक्शन। इट मीन्स कि अगर आपने उस कमांड को फॉलो नहीं किया तो वो वॉयलेशन ऑफ कमांड माना जाएगा और आपको उसके वॉयलेशन के लिए सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि सज़ा के डर से ही जो है लोग बाग उस कमांड को फॉलो करेंगे। तो कमांड के साथ साथ सैंक्शन भी होनी चाहिए। थर्ड है ड्यूटी। ये हर जो पॉलिटिकल इंफीरियर इंसान है, जो राजा की प्रजा है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो राजा की कमांड को माने, उसे वो डिसऑबे करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता।
क्योंकि किंग इज अबव ऑल, और किंग ने जो ऑर्डर दे दिया, उसने जो कमांड कर दी, वो उसके जो पॉलिटिकली इंफीरियर लोग हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उन्हें वो मानना ही पड़ेगा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सॉवरेनिटी। अब हम ये जो कमांड की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर जो राजा देता है, अब राजा कौन है? वो पॉलिटिकल सुपीरियर है, जिसे ज़्यादा नॉलेज होती है, जो अपनी प्रजा को कंट्रोल कर रहा है, जो पॉलिटिकल इंफीरियर को कंट्रोल कर रहा है। तो जो सुपीरियर होता है, पॉलिटिकली सुपीरियर बोल दीजिए या आप उसे राजा बोल दीजिए, तो उसे कहते हैं सॉवरेन। तो जो सॉवरेन ने ऑर्डर दिया उसी को हम कमांड बोलते हैं। अगर कोई सॉवरेन नहीं है तो पॉजिटिव लॉ भी नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव लॉ के 4 एसेंशियल हुए: कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी और सॉवरेनिटी। फिर हम ऑस्टिन की डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिज्म भी बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है कि ये सब्जेक्ट को ऑबे करने के लिए कहता है ऑर्डर, चाहे वो अनजस्ट हो चाहे अनफेयर हो। देखिए, अभी हमने पॉजिटिव लॉ के डिस्कशन में देखा कि पॉजिटिव लॉ कहता है जो है लॉ बन गया उसी को पालन कराना है। अब चाहे सोसाइटी के मेंबर के लिए अनजस्ट हो, अनफेयर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए आज कृषि बिल पास हुआ है, अब किसान इसका अपोज कर रहे हैं। अब लेकिन अगर हमारा जो है कानून बन गया तो वो बन गया, चाहे वो किसानों को लगे अनजस्ट है, अनफेयर है। तो यही होता है कि ये सब्जेक्ट को ऑबे करने के लिए कंपेल करता है, भले ही वो अनजस्ट हो। सेकंड है डाइवर्स्ट लॉ फ्रॉम मॉरलिटी। ये मॉरलिटी से बिल्कुल दूर कर देता है। देखिए, कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, अगर उसने 10 दिन से खाना नहीं खाया तो उसके लिए कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। उसका सबसे पहले उसके दिमाग में आता है किसी तरह से मेरा पेट भर जाए। तो वो अगर एक रोटी किसी ढाबे से चुरा लेता है तो वो मॉरलिटी के पॉइंट से देखा जाए तो उसने कोई गलती नहीं की है। लेकिन ये ऑस्टिन मानते हैं कि चोरी करना गलत है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। तो जो 10 दिन से भूखा व्यक्ति है उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मॉरलिटी से दूर होता है। नेक्स्ट है, जो लॉ पॉपुलर विल के बिना पास होते हैं वो शॉर्ट लिव होते हैं। इसका मतलब जब आप जो सॉवरेन है अपने मन से उसे पास कर देता है और उसमें लोगों की ओपिनियन नहीं लेता है, तो पॉपुलर विल का मतलब है लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट में जाके पास करता है। तो ऐसे कानून जो हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। आप देखिए, पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी, तो जो फैक्ट्री ओनर थे वो वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश फैल गया। इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट आया, बोनस एक्ट आया कि जिस प्रॉफिट को आप वर्कर की वजह से कमा रहे हैं तो उसमें बोनस की फॉर्म में वर्कर का भी शेयर होना चाहिए और वर्कर्स की भी एक मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। तो आप देखेंगे पॉपुलर विल के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ पास होता है तो वो शॉर्ट लिव्ड ही होता है। नेक्स्ट है, इट लीड टू डिक्टेटरशिप। देखिए, अगर सॉवरेन ने जो ऑर्डर दिया उसे हर किसी की ड्यूटी है उसे पालन करना ही, तो इससे तो लोग डिक्टेटर बन जाएंगे। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आप पे कोई भी पावर होती है तो आप उसका धीरे धीरे मिसयूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आप में एक अहंकार आ जाता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो मिसयूज़ करने के चक्कर में अपनी पावर को आप डिक्टेटर बनते चले जाते हैं। लास्ट है इसका, इट लैक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। ऑस्टिन की डेफिनेशन कहती है जो लॉ बन गया हमें उसी के हिसाब से काम करना है। ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को नहीं मानता है। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस कहता है कि हमें लोगों की एज, लोगों की सरकमस्टांसेस, उनके इंटेंशन, सबका ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन ये जो है ऑस्टिन का पॉजिटिव लॉ ये कहता है जो लॉ बन गया अब हमें उसी के हिसाब से चलना है, अब हमें और किसी भी लॉ को नहीं देखना है। तो इस तरीके से ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को इग्नोर करता है। तो आप जब ऑस्टिन की डेफिनेशन देंगे, ऑस्टिन की डेफिनेशन भी देंगे, फिर पॉजिटिव लॉ भी बताएंगे, फिर एसेंशियल ऑफ पॉजिटिव लॉ भी बताएंगे, फिर ऑस्टिन की क्रिटिसिज्म भी बताएंगे। अब हम बताएंगे इसकी थर्ड डेफिनेशन, साल्मन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। साल्मन ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, कि जो सिविल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उसी की स्टडी करना, उसी की साइंस को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब इस डेफिनेशन के एसेंशियल क्या है?
सबसे पहला है कि ये कहता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सिविल लॉ को जो है डील करता है। सिविल लॉ का मतलब होता है म्युनिसिपल लॉ या लॉ ऑफ स्टेट, कि आज आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में जो लॉ है उसी को आप सिविल लॉ कहते हैं। तो सिविल लॉ बनाने के पीछे के जो प्रिंसिपल हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ उन्हीं को डील करता है। नेक्स्ट है, ऑस्टिन की तरह सेलमैन भी मॉरलिस्ट व्यू को जो है अपने लॉ में कंसिडर नहीं करता है। वो कहता है कि अगर हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू को भी करेंगे तो हमें लॉ को लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अगर हम कल्प्रिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उसका अलग होगा। तो हमें मॉरलिस्ट व्यू को नहीं लेना है, क्योंकि इससे हम लॉ को कभी भी लागू नहीं करा सकते। नेक्स्ट है, सेल्वन कहते हैं कि लॉ सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को ही रेगुलेट करता है। देखिए, जो बाहर से हमारे को व्यवहार दिखते हैं हम सिर्फ उन्हीं को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर लेते हैं, तो आपने ट्रैफिक लाइट क्रॉस किया, ये सबको ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाई दे रहा है, तो हम सिर्फ इसी बिहेवियर को जो है रेगुलेट करते हैं। अगर उसके मन में आ रहा है कि नहीं हमें रेगुलेट मतलब ये ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़नी है, तो उसके अंदर के माइंड में क्या है वो तो कोई नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए इंटरनल बिहेवियर को ये रेगुलेट नहीं करते हैं। उसी हिसाब से अगर किसी ने जो है गलती से किसी की डायमंड रिंग उठा ली, तो उसने डायमंड रिंग उठा ली तो उसका मतलब उसके एक्सटर्नल बिहेवियर से आया कि ये चोरी है, तो हम उसके चोरी करने को रेगुलेट करेंगे पनिशमेंट के थ्रू। अब उसने गलती से उठा ली, ये तो उसकी इनर सोच है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। और सेलमन ने लास्ट में हम बताएंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 काइंड में जो है क्लासिफाई किया है: सिस्टमेटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। सिस्टमेटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो बताते हैं कि जो हमारे कंट्री में एक्चुअल लीगल सिस्टम है हम उसको डील करते हैं, उसके कंटेंट को डील करते हैं, चाहे वो आज की डेट में लागू है या वो पास्ट में लागू था। तो हम पास्ट के लॉ को भी लेते हैं और प्रेजेंट के लॉ को भी लेते हैं, इसे कहते हैं सिस्टमेटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। लीगल हिस्ट्री का मतलब है लॉ को डेवलप करने में उसकी जो प्रोसेस में हम चीज़ें कंसीडर करते हैं उसे बोलते हैं लीगल हिस्ट्री। लास्ट है आपका साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम आइडियल फॉर्म देखते हैं लॉ को, कि लॉ को कैसा होना चाहिए कि ये सोसाइटी की नीड को पूरा करे। अगर सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से लॉ में भी चेंज आना चाहिए, और हमें उसकी आइडियल वे को देखना चाहिए कि लॉ को कैसा होना चाहिए, ना कि हम देखें कि लॉ क्या है। तो ये साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में इस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस की चीज़ें आती हैं। अब आपकी लास्ट डेफिनेशन है हॉलैंड की। हॉलैंड कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। क्या बोला उन्होंने कि जो पॉजिटिव लॉ की फॉर्मल साइंस है उसको हम जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है कहते हैं। सबसे पहले इनका पॉजिटिव लॉ समझिए, जो हमने थर्ड पॉइंट में कहा है कि वो कहते हैं पॉजिटिव लॉ ऑस्टिन की तरह ही इन्होंने कहा जो सॉवरेन होता है। सॉवरेन वो होता है जिसके रूल को कोई काट नहीं सकता, जिसके रूल को सबको मानना पड़ता है। तो जो सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है जिसे हम सॉवरेन कहते हैं, वो जो लॉ देता है लोगों के बाहरी बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, वही पॉजिटिव लॉ है। तो इन्होंने कहा एक तो वो लॉ सॉवरेन पास करना चाहिए, और वो लॉ क्यों पास होना चाहिए, लोगों के बाहरी बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। तो इस तरह के लॉ को हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। सेकेंडली उन्होंने बताया कि ये जो लॉ है ये एक प्रोग्रेसिव साइंस है, ये स्टैटिक साइंस नहीं है कि हमने लॉ बना दिया तो वो बन गया। जैसे सोसाइटी में बहुत सारे चेंज होते हैं, क्योंकि सोसाइटी डायनामिक होती है, समय के साथ साथ उसमें बहुत चेंज आते रहते हैं। आप देखिए पहले प्राचीन में जो थी लेडीज़ जो है पर्दा प्रथा करती थी, आज जो है शहरों में रहती हैं वो वर्किंग वुमेन होती है, तो आज पर्दा प्रथा जो है बहुत कम हो गई है। तो अब कोई भी उसको माइंड भी नहीं करता है। पहले लड़कियों का होना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, लोग लड़के के होने पे बहुत ही सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन आज ये मेंटलिटी हट गई है, आज लड़के लड़की बराबर हैं, लड़की को भी पूरा उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी लड़के को मिलती है।
इसका मतलब समाज में चेंज के साथ जो है अब हमारे जो है लॉ में भी चेंज होने चाहिए। जैसे फीमेल फोर्टिसाइड के अब आपको वो बना है कानून कि कोई भी अबॉर्शन नहीं करा सकता अगर उसे पता चलता है कि उसने जो कंसीव किया है वो एक फीमेल है। तो इसका मतलब पता चलता है कि ये एक प्रोग्रेसिव साइंस है, समाज की नीड के हिसाब के साथ साथ जो है लॉ में भी चेंज होता है। थर्ड ये बताता है कि ये जो है कॉन्क्रीट डिटेल्स को जो है डील नहीं करता है, ये सिर्फ उनको देखता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जो उसके पीछे के जो हैं प्रिंसिपल हैं जिनके पीछे की ये लॉ बनी है। तो यहाँ पे वो फॉर्मल साइंस का भी मतलब यही है कि ये कॉन्क्रीट डिटेल को ना देख के ये उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल को देखता है। कॉन्क्रीट डिटेल से क्या मतलब होता है कि जो लॉ एक्चुअली में टोटल बना है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट डिटेल। लेकिन अगर हमारे प्रिंसिपल हैं उसके पीछे, वो क्यों लॉ बना, जैसे कि हमारे बहुत से जनरल प्रिंसिपल होते हैं कि अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम गुड फेथ में करेंगे, हम किसी पे भी एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं करेंगे, मतलब बिना मतलब किसी की मार पिटाई नहीं करेंगे, किसी का जो है मर्डर नहीं करेंगे, और राइट के साथ साथ हम अपनी ड्यूटी भी पूरी करेंगे, क्योंकि जो एक का राइट है वो दूसरे की राइट बन जाता है, ठीक है। हम किसी की भी फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये जनरल प्रिंसिपल है। तो इन जनरल प्रिंसिपल को देखते ही फिर जो कॉन्क्रीट जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक्शन में आते हैं। तो हमारा जो लॉ है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ना कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो टोटल लॉ है उसको देखता है। तो ये एसेंशियल थे हॉलैंड के। तो आई थिंक कि आज आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है और डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने उसकी क्या डेफिनेशन दिया और उनकी डेफिनेशन के निचोड़ क्या क्या है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये जरूरी ही आता है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर 2-3 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एंड यू वांट टू मोटिवेट मी, please subscribe my channel and share to your friends so that they can be benefited from this video lecture. Thank you very much.